यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। जिस क्षण उसकी नजर आरव पर पड़ी थी, रेणुका ने निर्णय कर लिया था कि वह पहले नेता को खत्म करेगी। आरव की उपस्थिति ने उसके विचारों की पुष्टि कर दी थी, और वह यह था कि आरव ही परछाइयों से सब कुछ नियंत्रित कर रहा था। जहां तक बात विनाश संघ के सदस्यों द्वारा आरव की मदद करने की थी, तो वह इसका उत्तर नहीं जानती थी। उसे बस इतना पता था कि उसका अवसर आ गया है। जब तक वह आरव पर नियंत्रण पाने में सक्षम थी, तब तक वह पूरी स्थिति पर नियंत्रण पा सकती थी। इसलिए उसने जानबूझकर सरिता के बारे में बात की ताकि आरव अपनी सतर्कता कम कर दे। और वास्तव में वह सफल रही थी। जैसे ही उसकी तलवार की नोक आरव की छाती पर लगी, रेणुका के होठों के कोनों पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान आए बिना नहीं रह सकी। हालांकि उसकी मुस्कान तुरंत ही जम गई, क्योंकि उसने महसूस किया कि जैसे उसने धरती स्तर के लोहे के किसी टुकड़े पर प्रहार किया हो। रेणुका एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, और फिर उसने अपने झटके को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए अपनी तलवार वापस खींची और पीछे हटने का इरादा किया। इसी बीच आरव आगे बढ़ा और पलक झपकते ही उसके सामने पहुंच गया और सीधे उसका गला पकड़ लिया। रेणुका चौंक गई, और उसके शरीर के भीतर की गूढ़ ऊर्जा अभी उमड़ने ही वाली थी कि आरव का दाहिना घुटना अचानक उसके पेट पर ऊपर की ओर लगा। धपाक! एक दबी हुई आवाज गूंजी और रेणुका की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसका आत्मिक केंद्र चकनाचूर हो गया था। क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं इतना मूर्ख हूं? आरव ने उसका गला पकड़ते हुए कहा। भले ही तुम्हारा अभिनय बहुत अच्छा था और शुरुआत में मुझे लगा कि तुम मेरी माँ की सहेली हो, लेकिन दुर्भाग्य से मैं, आरव, इतना मूर्ख नहीं हूं कि वास्तव में तुम पर विश्वास कर लूं। जरा सोचो, क्या पुष्प महल मेरी माँ की किसी अच्छी सहेली को मुझे मारने के लिए भेजेगा? इसके अलावा, भले ही तुम सतह पर बहुत मिलनसार दिखने के लिए खुद को मजबूर कर रही थीं, लेकिन मैंने तुम में हत्या की भावना के निशान महसूस किए थे। शायद तुम नहीं जानती, लेकिन मेरे पास संघार तलवार इंटेंट है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आरव ने इस बात की परवाह नहीं की कि वह क्या कहना चाहती है, और उसने अपनी हथेली से थोड़ा जोर लगाया। कड़क! रेणुका की गर्दन तुरंत टूट गई। अगर उसने आरव का डटकर मुकाबला किया होता, तो वह निश्चित रूप से उसे इतनी आसानी से मारने में असमर्थ होता। दुर्भाग्य से उसने उसके साथ चाल चलने की कोशिश की, और इसी बात ने उसे एक मौका दे दिया। वह उसे अपनी सतर्कता कम करने के लिए उकसा रही थी, फिर भी उसे एहसास नहीं हुआ कि आरव भी उसे सतर्कता कम करने के लिए मजबूर कर रहा था, और जिस क्षण उसकी तलवार उसे लगी, वही वह क्षण था। नीरव और अन्य लोग जो परछाइयों में छिपे थे, रेणुका को मरते देख तुरंत राहत की सांस ली। इससे पहले वे लगभग अपने छिपने के स्थानों से बाहर निकल आए थे। हालांकि उन्होंने आरव पर अपने भरोसे के कारण उस आवेग को दबा दिया था। निश्चित रूप से आरव ने उन्हें निराश नहीं किया था। राहत की सांस लेने के साथ साथ आरव के प्रति उनकी प्रशंसा और सम्मान भी थोड़ा बढ़ गया था, क्योंकि आत्मिक स्तर के चौथे रैंक के विशेषज्ञ की पूरी ताकत वाला हमला वास्तव में आरव को बिल्कुल भी नुकसान पहुंचाने में असमर्थ रहा था। इसके अलावा उसी विशेषज्ञ को आरव के एक ही जवाबी प्रहार से मार दिया गया था। उस महिला नाजिन के अलावा शायद आत्मोन्नति स्तर से नीचे का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उसके खिलाफ जा सके। आरव इस बात से अनजान था कि केवल इस छोटी सी बात ने उनके दिलों में उसकी प्रतिष्ठा को बहुत बढ़ा दिया था। पुष्प महल के अन्य सदस्य अभी भी मौके पर स्तब्ध थे, और वे रेणुका की मृत्यु को स्वीकार करने में असमर्थ लग रहे थे। रेणुका एक चौथे रैंक की आत्मिक स्तर विशेषज्ञ थी, लेकिन वह वास्तव में बस यूं ही तुरंत नष्ट कर दी गई थी। पुष्प महल के उन शिष्यों को अपने सदमे से उबरने में ज्यादा समय नहीं लगा, और सदमे से उबरने के बाद उन्होंने जो पहली चीज की,
वह आरव से बदला लेने की कोशिश नहीं थी, बल्कि चारों ओर भागने की थी। चूंकि आरव पल भर में रेणुका को नष्ट कर सकता था, तो वह उनके साथ भी ऐसा ही कर सकता था। यह तो छोड़ ही दीजिए कि 100 पुष्प संरचना भंग हो गई थी क्योंकि रेणुका ने उसे छोड़ दिया था। इसलिए यदि वे वहां रुकना जारी रखते तो एकमात्र भाग्य जो उनका इंतजार कर रहा था वह उन भयानक हत्यारों द्वारा मारा जाना था जो भूतों की तरह प्रतीत होते थे। दूसरी ओर यदि वे भाग जाते तो उनके जीवित रहने की संभावना अभी भी बनी रहती। जैसे ही एक भागा, दूसरा भी भागा, और फिर अन्य शिष्य जिन्होंने मूल रूप से मौत तक लड़ने का इरादा किया था, उन्होंने भी उस विचार को छोड़ दिया और भागने लगे। आरव ने अपना सिर हिलाया और पुष्प महल के इन शिष्यों को चारों ओर भागते हुए देखा। उसने उनका पीछा नहीं किया क्योंकि स्वाभाविक रूप से उनका पीछा करने वाला कोई और होगा। यदि पुष्प महल के ये शिष्य एकजुट रहना चुनते तो उन्हें मारना बेहद मुश्किल होता। दुर्भाग्य से उन्होंने अलग होने और खुद ही भागने का फैसला किया, तो क्या यह नीरव और अन्य लोगों को उनकी हत्या करने का अवसर प्रदान करने के समान नहीं था? पुष्प महल के ये शिष्य रात के पर्दे के नीचे नीरव और अन्य लोगों के खिलाफ कैसे जा सकते थे? जल्द ही रात के आकाश में अनगिनत चीखें गूंज उठीं। तुम्हारा भौतिक शरीर बहुत मजबूत हो गया लगता है। इसी बीच नाजिंग अचानक आरव के पास पहुंच गई थी। इस समय नीरव और अन्य लोग पुष्प महल के उन शिष्यों का पीछा करने गए थे, इसलिए यहाँ केवल आरव और नाजिंग ही बचे थे। जहाँ तक आत्मोन्नति स्तर के उन दो हत्यारों की बात है, आरव नहीं जानता था कि वे कहाँ चले गए। आरव मुस्कुराया और बोलने ही वाला था कि उन दोनों और नाजिंग के चेहरे के हाव भाव एक ही समय में थोड़े बदल गए। बिना कोई आवाज किए दो काले कपड़े पहने आकृतियां उनके सामने प्रकट हुईं, और फिर दो पिच ब्लैक खंजर बिजली की तरह तेजी से उनकी गर्दन की ओर बढ़े। धपा! नाजिंग के सामने वाले काले कपड़े पहने आकृति के हाथ का खंजर उसकी गर्दन के सामने पहुंचा भी नहीं था कि उसे लात मारकर उड़ा दिया गया, और फिर वह जमीन पर गिरने से पहले एक बड़े पेड़ से टकराया। यह काले कपड़े वाला व्यक्ति अपने दिल में डरा हुआ था क्योंकि उसने देखा कि उसके पूरे शरीर की हड्डियां टूट गई हैं और वह रत्ती भर भी ताकत जुटाने में सक्षम नहीं था। उस काले कपड़े वाले व्यक्ति को लात मारकर उड़ाने के बाद नाजिंग ने आरव की ओर देखा। इस समय आरव की तरफ की लड़ाई भी खत्म हो चुकी थी। आरव की गर्दन पर एक खंजर था, लेकिन वह उसकी त्वचा को भेदने में भी असमर्थ रहा था। दूसरी ओर उसके सामने वाले काले कपड़े पहने व्यक्ति के बाएं कंधे में एक तलवार फंसी हुई थी और घाव से लगातार खून बह रहा था। नाजिंग ने आरव पर एक नजर डाली और कुछ नहीं कहा। उसका शरीर अब कुछ ज्यादा ही मजबूत लग रहा है। कितनी बर्बादी है, आरव ने अपने सामने काले कपड़े पहने आकृति को देखते हुए सोचा, क्योंकि जिस क्षण हत्यारा विफल हुआ था। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। नहीं, यह कहा जाना चाहिए कि जैसे ही आरव की तलवार उसके कंधे में लगी, हत्यारे ने अपनी जान ले ली थी। आरव ने अपनी तलवार वापस खींच ली और काले कपड़े वाले व्यक्ति को लात मार दी। उसने दूसरे काले कपड़े वाले व्यक्ति की ओर नहीं देखा क्योंकि अगर उस हत्यारे ने भी अपनी जान नहीं ली होती तो नाजिंग यहाँ खड़ी नहीं होती। ये तथाकथित विनाश संघ के हत्यारे हैं। नाजिंग ने आरव के सामने हत्यारे की लाश पर एक नजर डाली और कहा, उनकी गति की तकनीक बुरी नहीं है, लेकिन उनकी ताकत बहुत कम है। वे आन वंश के हत्यारों की तुलना में थोड़े भी कमजोर नहीं, बल्कि बहुत पीछे हैं। दक्षिणी क्षेत्र में उनकी ताकत पहले से ही बहुत अच्छी है, आरव ने कहा। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि वे कमजोर हैं, वास्तव में हम बहुत मजबूत हैं। या शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने दुश्मनों को कम आंका।
उन्हें लगा कि हम केवल साधारण आत्मिक स्तर के साधक हैं, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। नाजिंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम्हें भाग्यशाली महसूस करना चाहिए क्योंकि तुमने एक सच्चा हत्यारा नहीं देखा है। भले ही तुम्हारे पास मौजूद ये हत्यारे बुरे नहीं हैं, लेकिन आन वंश के उन हत्यारों की तुलना में वे वास्तव में बहुत निम्न हैं। आरव ने नाजिंग की बात मान ली क्योंकि वह झूठ बोलने से कतराती थी। इसके अलावा उसने व्यक्तिगत रूप से बीरा के साथ उस काले कपड़े वाली महिला की ताकत देखी थी। वह पल भर में एक राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञ की हत्या करने में भी सक्षम थी, तो वह कमजोर कैसे हो सकती थी। इसके अलावा उसके साथ मौजूद इन दो आत्मोन्नति स्तर के हत्यारों ने उस महिला को मास्टर कहकर संबोधित किया था। तो दूसरे शब्दों में यह बहुत संभव था कि आन वंश के हत्यारों को उसी ने पाला था। ऐसी भयानक हत्यारा द्वारा पाले गए हत्यारे कमजोर कैसे हो सकते थे, मैं वास्तव में उत्सुक हूँ। तुम्हारे और दक्षिणी आन वंश की मैडम आन के बीच वास्तव में क्या रिश्ता है? आरव ने अचानक यह सवाल पूछा। वह लंबे समय से उनसे इस बारे में पूछना चाहता था। यह तुम्हारा काम नहीं है। नाजिंग ने आरव की ओर उदासीनता से देखा और मुड़कर चली गई। आरव ने अपनी नाक रगड़ी और फिर उसने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। उसके साथ तालमेल बिठाना अभी भी काफी मुश्किल है। हालांकि उसे कोई आपत्ति नहीं थी और जब तक वह मजबूत थी तब तक सब ठीक था। भले ही उस काले कपड़े वाली आकृति ने अभी उसकी हत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन वह लगातार नाजिंग पर ध्यान दे रहा था और उसने देखा कि उसकी ताकत फिर से सुधर गई है। नहीं, और सटीक रूप से कहें तो ऐसा लग रहा था कि नाजिंग की ताकत हर दिन लगातार बढ़ रही थी। वह वास्तव में दबाव का एक बड़ा स्रोत है। आरव ने एक गहरी सांस ली। कहने की जरूरत नहीं है, ऐसे जबरदस्त प्रतिद्वंद्वी का होना काफी अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा प्रतिद्वंद्वी उसे लगातार प्रेरित करेगा और हर समय दबाव महसूस कराएगा, और फिर वह हर समय और अधिक मजबूत होने की तीव्र इच्छा रखेगा। इस समय वह वास्तव में अपने और नाजिंग के बीच की लड़ाई का इंतजार कर रहा था। एक काली छाया चमकी और फिर नीरव आरव के सामने प्रकट हुआ। जमीन पर लाशों को देखकर नीरव दंग रह गया और फिर उसने कहा, तलवार सम्राट, उन्होंने आप पर हमला किया। आरव ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारी तरफ कैसा है? नीरव ने अपने दिल के सदमे को दबाया और जवाब दिया, वे व्यावहारिक रूप से नष्ट हो चुके थे। बाकी बचे हुए कुछ काफी तेज हैं, लेकिन यह कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमारे भाई पहले से ही पीछा कर रहे हैं। मेरा मानना है कि हमारे भाई उनके सिर लेकर जल्द ही लौट आएंगे। निश्चित रूप से कुछ काले कपड़े पहने आकृतियां दूर से चमकती हुई आईं और आरव के सामने पहुंची। उनमें से एक ने आरव से उत्साह के साथ कहा, तलवार सम्राट, मैंने एक आत्मिक स्तर के साधक को मार डाला। देखिए, यह उस साधक का सिर है। बोलते ही उसने आरव को खून से लथपथ सिर दिखाया। आरव मुस्कुराया और उस युवक को देखने लगा। आरव इस युवक को जानता था। उसका नाम शैलेंद्र था और वह एक राजा स्तर का साधक था। युवक के इतना खुश होने का मुख्य कारण यह था कि अपनी साधना के स्तर को पार करके उच्च स्तर के साधक की हत्या करना उन सभी के बीच गौरव का एक रूप था। आखिरकार उनके समूह को बनाने वाले 100 से अधिक हत्यारों में से 10 से भी कम ऐसा करने में सक्षम थे। आरव ने युवक के कंधे को थपथपाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और फिर उसने अपनी हथेली पलटी। 5 टॉप ग्रेड ऊर्जा पत्थर और 10 टॉप ग्रेड स्ट्राइडर तंत्र उसके हाथ में दिखाई दिए और उसने कहा, यह तुम्हारा इनाम है। यह नजारा देखकर अन्य लोगों ने तुरंत ईर्ष्या के भाव प्रकट किए, क्योंकि ऐसा इनाम वास्तव में बहुत लुभावना था। आखिरकार वे अतीत में 1 साल के मिशन पूरे करने के बाद भी एक टॉप ग्रेड ऊर्जा पत्थर कमाने में असमर्थ रहे होंगे।
फिर भी अब वे अपनी साधना के स्तर को पार करके एक उच्च स्तर के विशेषज्ञ को मारने के लिए इतने उदार पुरस्कार प्राप्त कर सकते थे। इस समय वे सभी उत्सुकता से किसी आत्मिक स्तर के विशेषज्ञ को अपना लक्ष्य बनाने के लिए तलाश करना चाहते थे। शैलेंद्र ने थोड़े उत्साह के साथ अपने पुरस्कारों को रख लिया और फिर कहा, धन्यवाद तलवार सम्राट। आरव ने सिर हिलाया। वह बोलने ही वाला था कि बीरा द्वारा उसके साथ भेजी गई वे 2 काले कपड़े पहने महिलाएं अचानक उसके सामने प्रकट हुईं। उनमें से एक धीमी आवाज में बोली, यदि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथी मरें तो उन्हें यहाँ से तेजी से जाने के लिए कहो। अभी यहाँ 3 आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ आ रहे हैं। यह सुनकर आरव और अन्य लोगों के दिल तुरंत बैठ गए। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। सब पीछे हट जाओ और खुद को छिपा लो। उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि तुम यहाँ हो। आरव ने तुरंत निर्णय लिया, क्योंकि एक आत्मोन्नति स्तर का विशेषज्ञ ऐसी हस्ती थी जिसका सामना नीरव और अन्य लोग नहीं कर सकते थे। उन्होंने सिर हिलाया और फिर उनकी आकृतियां रात के अंधेरे आकाश के नीचे उछल हो गईं। वरिष्ठों, उन 3 आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों की साधना का रैंक क्या है? आरव ने पूछा। बाईं ओर खड़ी महिला काया उसे उत्तर देने ही वाली थी कि दाईं ओर खड़ी महिला मीरा उससे पहले ही रूखे स्वर में बोल पड़ी, हम तुम्हें वह नहीं बता सकते। आरव ने अपनी भौहें सिकोड़ी और फिर उनकी ओर देखते हुए उसकी नजर धीरे धीरे ठंडी होती गई। थोड़ी देर बाद उसने अपने भीतर के क्रोध को दबाया और कहा, मैं इस बात को मान सकता हूं कि आप दोनों ने पहले मदद नहीं की क्योंकि आपको आत्मिक स्तर के दुश्मनों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अब आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ सामने आ चुके हैं, फिर भी आप हाथ बंटाने से इनकार कर रही हैं। इतना ही नहीं, आप उनसे संबंधित जानकारी देने से भी मना कर रही हैं। तो आप दोनों को अपने साथ रखने का क्या मतलब है? शुरुआत में वह काफी खुश था कि उसके पास 2 आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ थे, लेकिन पूरे रास्ते में उन दोनों का उसकी मदद करने का कोई इरादा नहीं था। इसके अलावा उसे महसूस हो रहा था कि वे उसके प्रति थोड़े शत्रुतापूर्ण थे, खासकर वह महिला जिसे मीरा कहा जाता था। हमें जो आदेश मिले थे वे तुम्हारी रक्षा करने के थे, इसलिए जब तक तुम्हारी जान को खतरा न हो हम हाथ नहीं डालेंगे, मीरा ठंडे स्वर में बोली। ठीक है, आरव ने सिर हिलाया और कहा, चूंकि बात ऐसी है तो आप दोनों प्राचीन नगर वापस लौट सकती हैं। मुझे आपकी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। आरव आवेश में आकर ऐसा नहीं कह रहा था, बल्कि असल में वह उन्हें और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ और विशेष रूप से इस स्तर के हत्यारे वास्तव में बहुत बड़ी मदद होते हैं, लेकिन अगर वे उसके लिए कुछ भी करने से इनकार कर दें तो उन्हें अपने साथ रखने का क्या फायदा? चूंकि वे सहयोग करने से इनकार कर रही थीं, तो वे यहाँ से जा सकती थीं। मीरा और काया स्तब्ध रह गईं। स्पष्ट रूप से उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आरव ऐसी बात कहेगा। आखिरकार आरव अभी बहुत खराब स्थिति में था। वह वास्तव में हम जैसे 2 आत्मोन्नति स्तर के हत्यारों को जाने के लिए कह रहा है, जबकि वह ऐसी मुसीबत में है। क्या इसका दिमाग ठिकाने पर है? नाजिन ने प्रशंसा के भाव के साथ सिर हिलाया। बिल्कुल सही। शक्तिशाली व्यक्ति को वास्तव में दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। सच कहूं तो मैं भी काफी समय से एक आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ से लड़ना चाहती थी। आरव ने अपनी आंखें घुमाईं। वह वास्तव में युद्ध के लिए पागल है। अगर ये दोनों महिलाएं इतनी घमंडी न होती और मदद करने से इनकार न करती तो मैं भला उन्हें जाने के लिए क्यों कहता? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मीरा की आवाज और भी ठंडी हो गई थी। कुछ खास नहीं, आरव ने कहा, मुझे बस आपकी सुरक्षा की जरूरत नहीं है।
इसलिए आप अभी प्राचीन नगर वापस जा सकती हैं। तुम मौत को दावत दे रहे हो, मीरा ने धीमी आवाज में कहा। आरव ने उदासीनता से कहा, वह मेरी समस्या है। मीरा की आंखें थोड़ी संकुचित हुई और एक ठंडी चमक के साथ टिमटिमाई। उसी समय आरव ने अचानक कहा, भले ही मैं आप दोनों से थोड़ा असंतुष्ट हूँ, लेकिन आप अभी भी उनकी अपनी हैं, इसलिए मैं आप दोनों से दुश्मनी नहीं करना चाहता। तो चलिए शांति से अलग हो जाते हैं, ठीक है? दरअसल उसके मन में उनके प्रति वास्तव में कोई बुरी धारणा नहीं थी, वह बस इसलिए चिढ़ा हुआ था क्योंकि वे उसकी मदद करने से कतरा रही थीं। इसलिए चूंकि वे एक साथ काम नहीं कर सकते थे, तो सबसे अच्छा यही था कि रास्ते अलग कर लिए जाएं और एक दूसरे के प्रति और नाराजगी न बढ़ाई जाए। तुम्हें इस पर पछतावा होगा। मीरा ने आरव पर एक ठंडी नजर डाली और फिर वह काया को लेकर वहां से चली गई। आरव मुस्कुराया और फिर उसने नाजिन की ओर देखा और कहा, हम आत्मिक स्तर में लगभग बेजोड़ हैं। चूंकि बात ऐसी है, तो क्यों न हम इसके बजाय आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों से लड़े? यही सबसे अच्छा रहेगा, नाजिन सपाट स्वर में बोली। आरव मुस्कुराया और उसकी आंखों में भी युद्ध की ललक भर गई। लगातार युद्ध में रहकर ही कोई अपनी सीमाओं को लांघ सकता है। उसे आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ को हराने की अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा नहीं था, लेकिन वह इसे आजमाना चाहता था। इसके अलावा वह देखना चाहता था कि उसके और एक आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ के बीच वास्तव में कितना बड़ा अंतर है। आरव और नाजिन उस स्थान को छोड़कर चले गए। भले ही उनमें आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों से लड़ने का साहस था, लेकिन वे मूर्ख नहीं थे। दुश्मन के बीच 3 आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ थे। भले ही उनमें से एक युद्धदेव हो और दूसरा तलवार सम्राट, फिर भी उनमें 3 के विरुद्ध 2 की लड़ाई लड़ने की क्षमता नहीं थी। आखिरकार आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ पूरे महाद्वीप के ऊपरी स्तरों का हिस्सा थे। वे मध्य क्षेत्र में भी असाधारण अस्तित्व माने जाते थे। जब आरव और नाजिन ने उस स्थान को छोड़ा ही था, तो काया और मीरा वहां एक बार फिर प्रकट हुई। बड़ी बहन, वे वास्तव में आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों को चुनौती देने का इरादा रखते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें पता न हो कि ऐसे विशेषज्ञ कितने भयानक होते हैं? आखिरकार आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों ने अंतरिक्ष की गहराइयों को छू लिया है और वे अंतरिक्ष से संबंधित कुछ तकनीकों का उपयोग करने में सक्षम हैं। इसके अलावा आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों के शरीर व्यावहारिक रूप से उस अवस्था में होते हैं जहां उन्हें नुकसान पहुंचाना अत्यंत कठिन होता है। वे मौत को गले लगा रहे हैं, मीरा ने धीमी आवाज में कहा। आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ होने के नाते वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि यह स्तर कितना भयानक था। एक आत्मिक स्तर के साधक के लिए अपनी साधना के स्तर को लांघकर आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ से लड़ना निस्संदेह एक सपना ही था, क्योंकि इन स्तरों के बीच के अंतर को वास्तव में आकाश और पाताल के अंतर के रूप में वर्णित किया जा सकता था। यदि आरव और नाजिन आत्मिक स्तर के शिखर पर होते, तो शायद काया और मीरा को विश्वास होता कि उन दोनों में आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों के विरुद्ध खड़े होने की ताकत है। हालांकि उनकी वर्तमान साधना के स्तर क्या थे? एक आत्मिक स्तर के पहले रैंक पर था, जबकि दूसरे रैंक पर। काया ने अचानक कहा, बड़ी बहन, क्या हम सच में प्राचीन नगर वापस जा रहे हैं? मीरा ने अपना सिर हिलाया। उसने स्वाभाविक रूप से ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार यह वह आदेश था जो स्वयं बीरा ने दिया था। वह जानती थी कि मैडम बीरा का इरादा शायद उन्हें आरव की मदद करने के लिए भेजने का था। हालांकि वह यह नहीं समझ पा रही थी कि उनकी मैडम उन दोनों को एक आत्मिक स्तर के साधक की मदद करने का आदेश क्यों देंगी। उसकी प्राकृतिक प्रतिभा बुरी नहीं है और वह गुप्त ड्रैगन रैंकिंग में पहले स्थान पर भी है।
लेकिन तब भी वह इस लायक नहीं है कि हम बहनें उसकी अंगरक्षक बने। जब उसे यह मिशन मिला था तो उसे अपने मन में काफी असहज महसूस हुआ था, इसलिए वह पूरे रास्ते ठंडी नजरों से केवल किनारे से देख रही थी और उसने हाथ नहीं बंटाया था। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जहां वह आरव को पसंद नहीं करती थी, वहीं आरव भी उसे पसंद नहीं करता था, और इस बात ने उसे और भी नाखुश कर दिया था। थोड़ी देर बाद मीरा ने धीमी आवाज में कहा, चलो प्रतीक्षा करते हैं और देखते हैं। उस आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ के साथ लड़ने के बाद उसे अपने फैसले पर पछतावा होगा। उस समय मैं उसे हमसे रुकने के लिए विनती करने पर मजबूर कर दूंगी। काया कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक उसकी भौहें तन गईं, और फिर उसने दूर की ओर देखा और कहा, बड़ी बहन, वे तीनों यहाँ आ रही हैं। चलो। उनकी आकृतियां चमकीं और रात के आकाश के नीचे उछल हो गईं। लगभग 8 मिनट बाद 3 सुंदर महिलाएं उस स्थान पर पहुंची जहां आरव और अन्य लोग पहले खड़े थे, और जमीन पर बिखरी हुई लाशों को देखकर उनके चेहरे तुरंत उदास हो गए। वरिष्ठ बहन वसुंध, हमें आने में बहुत देर हो गई, अंडाकार चेहरे वाली एक महिला ने भारी आवाज में नेतृत्व कर रही महिला से कहा। वसुंध नाम की महिला के चेहरे पर उदासी के भाव थे जब वह पुष्प महल के उन शिष्यों के शवों की ओर बढ़ी। जब उसने देखा कि उन सभी की मृत्यु गले पर एक ही घाव होने से हुई है, तो वसुंध को यकीन हो गया कि यह विनाश संघ का काम है, क्योंकि उनके हत्यारे आमतौर पर इसी तरह मारते हैं। उसने तुरंत ठंडी आवाज में कहा, विनाश संघ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने खुलेआम मेरे पुष्प महल के शिष्यों पर हमला किया। यह दुश्मनी अब कभी खत्म नहीं होगी। मृणलिनी, महल को सूचित करो कि हमने पुष्टि कर ली है कि यह विनाश संघ की करतूत है। महल से कहो कि विनाश संघ की कुछ चौकियों को खून से नहला दिया जाए। मृणलिनी नाम की महिला ने सिर हिलाया और फिर उसने एक हाई रैंक टेलीपोर्टेशन तंत्र निकाला और पुष्प महल को सूचित किया। वरिष्ठ बहन, मुझे लगता है कि इसमें कुछ अजीब है। इस बीच दूसरी महिला ने धीमी आवाज में कहा। वसुंध ने भौहें सिकोड़ी और कहा, आराध्या, इसमें क्या अजीब है? रेणुका ने हमें पहले ही सूचित कर दिया था कि यह विनाश संघ था जिसने उन पर हमला किया था। अब तुमने भी इसे देख लिया है। यदि यह विनाश संघ नहीं था तो बिना कोई आवाज किए उन्हें कौन मार सकता था? बस उन्हें देखो, वे या तो गले या दिल पर एक ही वार से मारे गए हैं। क्या यह वही तरीका नहीं है जो विनाश संघ मारने के लिए उपयोग करता है? लेकिन वरिष्ठ बहन, क्या आपने इस पर विचार किया है कि हमारा पुष्प महल और विनाश संघ हमेशा एक दूसरे के मामलों से दूर रहे हैं? वे हमारे शिष्यों के विरुद्ध क्यों काम करेंगे? वे हमारे पुष्प महल के विरुद्ध क्यों जाएंगे? आराध्या ने पूछा। वसुंध ने एक पल के लिए सोचा और महसूस किया कि उसकी बातों में दम है। ठीक इसी समय मृणलिनी ने अचानक कहा, वहां देखो। उन दोनों ने उधर देखा और पाया कि वहां 2 लाशें पड़ी थीं, और वे लाशें काले कपड़ों से ढकी हुई थीं, जिससे उनकी पहचान छिपी हुई थी। वे तीनों वहां पहुंचीं और लाशों के पास खड़ी हो गईं, और फिर वसुंध ने अपना दाहिना हाथ हिलाया। एक अजीब हवा का झोंका चला और उसने तुरंत उस लाश के चेहरे को ढकने वाले काले कपड़े को उड़ा दिया, जिससे उसका चेहरा सामने आ गया। उन्होंने उस व्यक्ति को नहीं पहचाना, लेकिन जल्द ही उन लाशों की कमर पर लगे खंजरों और कमांड टोकन ने तुरंत उनका ध्यान खींच लिया। यह देखकर वसुंध तुरंत ठंडी हंसी और बोली, आराध्या, अब तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है ना? आराध्या कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वसुंध के चेहरे के भाव देखकर उसने मन ही मन आह भरी। उसने अपना सिर हिलाया और दोबारा नहीं बोली। वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि उसकी यह वरिष्ठ बहन कितनी जिद्दी थी, और जब तक उसकी वरिष्ठ बहन किसी बात पर दृढ़ विश्वास कर लेती थी, तब तक वह उस पर तब तक टिकी रहती थी जब तक कि वह खत्म न हो जाए। इसके अलावा
वह उस पर तब भी टिकी रहती थी जब उसे पता होता था कि वह गलत है। इसलिए आराध्या ने कुछ नहीं कहा। वसुंध ने आसपास की ओर एक ठंडी नजर डाली और कहा, उनकी मृत्यु हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। दूसरे शब्दों में, विनाश संघ के सदस्य अभी भी आसपास छिपे हुए हैं। चलो उन्हें खोजने के लिए अलग हो जाते हैं। विनाश संघ के जो भी सदस्य दिखें, उन्हें मार डालो। मृण्यिनी ने अचानक कहा, आरव का क्या? वह आत्मिक स्तर का सिर्फ एक कीड़ा है। वसुंध ठंडी हंसी हंसी और बोली, उसे मारना कितना कठिन हो सकता है। अभी के लिए उसे अनदेखा करो और उसे कुछ और दिनों तक जीवित रहने दो। एक बार जब हम विनाश संघ से निपट लेंगे तो उसके साथ व्यवहार करने में बहुत देर नहीं होगी। मृण्लिनी और आराध्या ने सिर हिलाया और फिर उन दोनों की आकृतियां अलग अलग दिशाओं में उछल हो गईं। उनके जाने के बाद वसुंध की आकृति भी उसी स्थान से गायब हो गई। उन तीनों के जाने के तुरंत बाद उस पेड़ से लगभग 600 मीटर की दूरी पर एक ऊर्जा का संचार हुआ और फिर उस पेड़ के पीछे से एक काले कपड़े पहने हुए आदमी धीरे धीरे बाहर आया। उसने अपना दाहिना हाथ पलटा और उसकी हथेली में एक हाई रैंक टेलीपोर्टेशन तंत्र दिखाई दिया और फिर उसने उसे कुचलने के लिए थोड़ा बल लगाया और कहा, पुष्प महल ने 3 आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों को भेजा है। किसी अज्ञात कारण से उन्होंने हमारी सेनाओं पर हमला किया है। निशाकर और तमस दोनों मर चुके हैं और हत्या का प्रयास विफल रहा है। कृपया आगे के निर्देश दें। संदेश भेजने के बाद उसकी आकृति हल्की सी हिली और उस स्थान से गायब हो गई। 4 घंटे बाद आसमान साफ हो गया था। वसुंध की दिव्य संवेदना हवा में घूम रही थी क्योंकि वह लगातार तलाश कर रही थी। अचानक उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और फिर उसकी आकृति नीचे जमीन पर एक खुले क्षेत्र की ओर तेजी से बढ़ी और पलक झपकते ही वह जमीन पर उतर गई। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आरव वसुंध से करीब 30 मीटर आगे खड़ा था और वह पीछे मुड़ा जबकि उसके होठों के कोनों पर एक मुस्कान उभरी। अब क्या होने वाला है, आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।